अच्छा जी। अब हमने इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है जीआईटी के ड्रग्स, यानी जितने जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे और साथ में उनके ड्रग्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है आपका जीआईटी ट्रैक्ट, उसके क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नंबर वन, एक तो मोस्ट, या बल्कि आप लोग बताएं पहले कि क्या जहन में आता है आपके पास, आपके जहन में क्या आता है जब आप जीआईटी डिसऑर्डर्स को सोचते हैं। क्या कॉमन जीआईटी के डिसऑर्डर्स हैं। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होती है, हाँ बिल्कुल, शाबाश। डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, और अल्सर भी हो वॉमिटिंग। जाता है, वॉमिटिंग भी है, बिल्कुल ऐसे ही है, और स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल शाबाश। और जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है या एसिड पेप्टिक डिजीज वो हाँ है। जी, इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हेपेटाइटिस हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। हेपेटाइटिस और इंटेस्टाइनल लिवर। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता हेपेटाइटिस, अच्छा मैं बताती हूँ, हेपेटाइटिस लिवर वाली कॉज हो जाती है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। और जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो क्योंकि मेडिकली ट्रीट नहीं होती, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, तो इस वजह से वो हम फार्मा में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए ड्रग्स नहीं है ना। हाँ, उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, तो वो नहीं आती। लेकिन बाकी आपने ठीक बताया, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है, फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज या एसिड पेप्टिक डिजीज वो है, वो डिस्कस करेंगे, उसकी ड्रग्स पढ़ेंगे हम। फिर इसके अलावा जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है उसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है क्योंकि ड्रग्स होती हैं उसके लिए भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो उस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज या पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो एसिड पेप्टिक डिजीज में होता क्या है बेसिकली, कि आपके पास एक तो गर्ड, एक पार्ट इसका गर्ड है, कि जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर आपके पास जो है उसकी वो इतना स्ट्रांगली क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं करता, तो उसकी वजह से स्टमक से एसिड जो है वो वापस आ जाता है, एसिड का रिफ्लक्स हो जाता है इनटू द एसोफेगस। तो उस वजह से जो है ना आपके पास गर्ड होता है, ठीक है। और पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास जिस, वो कहते हैं कि हार्ट बर्न वाले सिम्टम्स आते हैं, वो पेशेंट ये कहेगा आकर के सीने में जलन हो रही है जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, ठीक है। और या एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, सही हो गया, जिसको सीने में जलन कहेंगे, या फिर जो है ना वो सीने के निचले हिस्से में बेसिकली दरमियान में करके जिनको दर्द होती है, और मुंह में जो है सुबह उठ के खट्टा टेस्ट आता है क्योंकि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड जो है वो स्टमक से वापस आ रहा है ऊपर की तरफ। ये वाली कंप्लेन हो सकती है, या बास पेशेंट्स को कफ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक पार्ट इसका गर्ड होता है इसी पेप्टिक डिजीज का, और दूसरा पार्ट ये होता है कि वहां पर जो है अल्सर बन गया आपके पास स्टमक में या ड्यूडेनम में, एसिड की सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे गर्ड बन गए। और इसका कॉज होता है, वन ऑफ द कॉज जो है ना वो एच पाइलोरी होता है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हमने डिजीजेस के साथ कोरिलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक कॉज एच पाइलोरी है, तो अब हम वो वाली ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि एसिड की सिक्रीशन को कम करेंगी ताकि हमारा अल्सर ट्रीट हो और ताकि एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस ही ना हो कि उसका रिफ्लक्स हो, ठीक है। और दूसरी हम पढ़ेंगे कि आपका जो एच पाइलोरी क्योंकि कॉज है एसिड पेप्टिक डिजीज का या पेप्टिक अल्सर्स का, तो एच पाइलोरी के अगेंस्ट जो काम करने वाली ड्रग्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास फिगर है स्टमक में, ये उसकी आपकी गाइडजन की ही फिगर है कि स्टमक में जो है ना वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होती कैसे। जब हमें नॉर्मल पता होगा तो फिर हम उसके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग्स जो है ना उनको देख लेंगे, ठीक है। ये फंडस ऑफ स्टमक की इन्होंने फिगर शो किए, और आपके पास जो स्टमक का एसिड है वो उसको स्टिमुलेंट जो होता है उसका वो होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट होता है जब आपके पास हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर आपके पैराइटल सेल्स में। हिस्टामिन रिसेप्टर्स, ये हिस्टामिन रिसेप्टर है, ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, और ये कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन का रिसेप्टर है, ठीक है। अब आपके पास जब ये जो ग्रीन में शो किए हुए ये फूड पार्टिकल्स हैं, जब ये फूड पार्टिकल्स आते हैं गैस्ट्रिन का रिलीज ज़्यादा होता है, और गैस्ट्रिन जब रिलीज होता है तो वो अल्टीमेटली एसिड का रिलीज ज़्यादा कराता है, ठीक है। और हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन का ये रोल है कि आपकी जो वेगस स्टिमुलेशन होती है, पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल वेगस के थ्रू होते हैं स्टमक पे, ठीक है।
तो वेगस नर्व की जब स्टिमुलेशन होती है तो वो एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, जो कि अल्टीमेटली आपके पास इसकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराते हैं। ठीक है। अब बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती किस तरह है कि ये आपके पास स्टमक में जो है ना हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है। जिस तरह सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है ना कि उसमें एनर्जी एटीपी की यूटिलाइज होती है और टू वे मूवमेंट होती है। ठीक है। अब और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस में क्या होता है कि एटीपी यूटिलाइज होगा और हाइड्रोजन आपके जो स्टमक का ल्यूमन है उसके अंदर मूव करेगा और पोटेशियम जो है वो सेल्स के अंदर मूव करेगा। ये आपका सेल है पेराइटल सेल ऑफ स्टमक, जिसने एसिड सिक्रीशन करनी है। ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, ये पेराइटल सेल है, इसने एसिड सिक्रीशन करनी है। ये आपके पास हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है और ये एटीपी से एनर्जी यूटिलाइज करेगा, हाइड्रोजन को इन द ल्यूमन मूव कराएगा और पोटेशियम जो है आपके पास उसमें वापस इन टू द पेराइटल सेल मूव करेगा। ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर होता है जो कि क्लोराइड को इनटू द ल्यूमन मूव करता है। ठीक है। क्लोराइड को इनटू द ल्यूमन मूव करता है और फिर ल्यूमन में हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर जो है ना HCl की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने इधर यहाँ ये वाली जो फिगर है ना, सॉरी ये वाली, यहाँ पे देखिएगा, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये वाला सेल नजर आ रहा है? बता तो दें। यस मैम। अच्छा। ये भी पेराइटल सेल की फिगर ही मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी तो, और इसमें ज्यादा आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये पेराइटल सेल है, उसके ऊपर आपका एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, हिस्टामिन का रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन का रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट तो हम ये जो कल और परसों और उससे पहले जो पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, हमने वहां पे बहुत पढ़ लिया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके ऊपर किसने आके बाइंड करना होता है। ये सारी चीजें हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रीइंफोर्स हो गया कि रिसेप्टर्स जो है ना वो सेल्स पे प्रेजेंट है और यहाँ पे जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट है, और या न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं, एसिटाइलकोलिन का भी है, हिस्टामिन का और गैस्ट्रिन आपके पास हार्मोन है। अच्छा, आप एसिड सिक्रीशन पे आते हैं। पेराइटल सेल्स में क्या होता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाते हैं जो कि डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में। और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू क्या होता है कि वो ल्यूमन ऑफ द स्टमक, ल्यूमन ऑफ द स्टमक में मूव करेगा हाइड्रोजन, और पोटेशियम जो है ना वो एटीपी को यूटिलाइज करते हुए पेराइटल सेल के अंदर मूव कर जाएगा। और ये है दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है था उस फिगर में भी शो किया हुआ था, बाइकार्बोनेट क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है ये। और ये क्या करता है, ये क्लोराइड को ब्लड से एब्जॉर्ब करके इधर ल्यूमन में मूव कराते हैं। ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन इसकी ट्रांसपोर्ट होती है क्लोराइड की, ब्लड से एब्जॉर्ब करता है क्लोराइड को और वो ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन में मूव करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। ये प्रोसेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन का। ठीक है। अब ये जो एक्सेस पोटेशियम इनटू द सेल मूव कर देता है, ये इस चैनल के थ्रू बाहर मूव कर देता है ताकि इंट्रासेलुलर पीएच मेंटेन रहे। और ये जो कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा था ये वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से जो है ना सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। लेकिन बहरहाल हमने सिक्रीशन पढ़नी थी हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो मेन जो चैनल इन्वॉल्व है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन में वो है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये बात समझ आ गई? ये इसलिए बता रही हूँ कि आगे हमने ड्रग्स को इसी तरह पढ़ना है। और ये जो आपके रिसेप्टर्स है ना तीनों, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन, ये स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। इनसे स्टिमुलेशन आएगी तो क्या कहते हैं आपकी जो ज्यादा सिक्रीशन होगी HCl की। ठीक है। और HCl आपको क्यों चाहिए? क्योंकि स्टमक की इन्वायरमेंट एसिडिक बनानी है ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके। सही हो गया? यहाँ तक ये सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें थी। ये बातें आप याद करेंगे तो फिर आगे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ जाएगा। तो पहली जो क्लास ऑफ ड्रग है एसिड पेप्टिक डिजीज की ट्रीटमेंट में या गर्ड और पेप्टिक अल्सर डिजीज की ट्रीटमेंट में, तीनों एक ही बात है, मतलब एक जैसी ही डिजीजेज होती हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स क्या हैं, इनके जो नेम्स हैं वो क्या हैं? पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल,
रेबिप्राजोल और एस ओमिप्राजोल। निमोनिक 4 है, आप इसे याद कर सकते हैं। और ओमिप्राजोल आप लोगों को बहुत कॉमनली यूज ड्रग है, राइजेक नेक्सम, जो यहाँ आपके आउटडोर्स में इमरजेंसीज में हर दूसरे पेशेंट को लग रही होती है, या आईवी लग रही होती है, या टैबलेट की फॉर्म में प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं हम। क्योंकि गर्ड जो है ना, आप समझ लें कि कौमी मसला है पाकिस्तानियों का। अच्छा, तो दैट राइजिक और ओमिप्राजोल इज, राइजिक इज बेसिकली ओमिप्राजोल व्हिच इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इरिवर्सिबली बाइंड करता है आपके पास हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज पंप के साथ। जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाई थी ये वाली, जिसमें इस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज पंप के साथ जो है वो एसोमेप्राजोल या ओमेप्राजोल है, वो आके इसके साथ बाइंड करेगा इरिवर्सिबली, और जब वो इसके साथ बाइंड करेगा तो वो इसको इनहिबिट कर देगा और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन नहीं होगी। इस तरह से हम GERD को, पैप्टिक एसिड डिजीज को ट्रीट करते हैं। जब हम एसिड की सिक्रीशन को कम करा देंगे और इससे जो है ना तकरीबन 24 आवर्स तक गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो है ना वो कम हो जाती है। आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ ये इतने इफेक्टिव हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए। तो जब ज्यादा एसिड सिक्रीट नहीं होगा तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, जो रिफ्लक्स था वो नहीं होगा, और जो अल्सर्स थे, जिनकी अल्सर जो है ना वो आपके पास उसके सिम्टम्स प्रोपागेट होते हैं ज्यादा एसिड की सिक्रीशन, तो उसके सिम्टम्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे पैप्टिक एसिड डिजीज के या पैप्टिक अल्सर डिजीज के। ठीक है जी। अब ये जो बाइंड करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप के साथ, तो दिस बॉन्ड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द पेराइटल सेल इनटू द स्टमक। ठीक है, स्टमक में हाइड्रोजन आयंस मूव ही नहीं किए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा। अच्छा जी, रिजल्ट क्या होता है? ए क्लोरहाइड्रिया हो गया, यानी ऑल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज ब्लॉक्ड। इन ऑर्डर टू रिटर्न टू नॉर्मल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन द पेराइटल सेल्स मस्ट सिंथेसाइज न्यू हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज, क्योंकि ये इरिवर्सिबली बाइंड कर गया था। अब जिसके साथ ये इरिवर्सिबली बाइंड कर गया उसके साथ तो मतलब वो बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के साथ वो इरिवर्सिबली अटैच हो गया है आपका हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस के साथ। तो अब सेल जो है ना वो 24 आवर्स के बाद जब वो नया हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस से ट्रीट करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा, तो फिर एसिड की सिक्रीशन कंटिन्यू हो जाती है बाद में। अच्छा, नेक्स्ट टोटल इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के लिए, अच्छा ये अगेन सारे ड्रग्स के नाम लिखे हैं, लेंजोप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस ओमेप्राजोल। ठीक है जी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का बहुत कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एससीक्यू भी है, प्लस क्लिनिकली तो इसका यूज है ही। मैंने एक तो मैंने आपको खुद ही बता दिया कि इतनी कॉमनली यूज होती है हमारे एरियाज में। समझ आया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैम रिपीट करते हैं। रिपीट कर दूं? अच्छा, रिपीट कर देते हैं। ये इस फिगर में जो मैंने दिखाया आपको, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, जिसने हाइड्रोजन को मूव करना था इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। इंटेस्टाइनल ल्यूमन क्या है? वो जो स्टमक के अंदर आपकी खाली जो स्पेस है, दैट इज द ल्यूमन। ठीक है, और इर्द गिर्द उसके सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्स में आपके चीफ सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, सेंट्रिक सेल्स होते हैं। अब हम बेसिकली पैराइटल सेल्स की बात करें जिन्होंने एसिड की सिक्रीशन करानी होती है, HCl की। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है कि हाइड्रोजन को इनटू द ल्यूमन मूव कराता है और पोटेशियम को इनटू द पैराइटल सेल मूव कराता है। इसके अलावा दूसरा ट्रांसपोर्टर जो प्रेजेंट है वो है बाइकार्बोनेट क्लोराइड का। वो क्लोराइड को इनटू द ल्यूमन मूव कराएगा और बाइकार्बोनेट वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जब ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन और क्लोराइड प्रेजेंट होंगे तो आपस में बॉन्ड बनाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि वो जाकर इस चैनल को, ये जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस है, इसके साथ इरिवर्सिबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह से वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं होने देते। जब उसके साथ बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन तो इंटू द ल्यूमन मूव ही नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो HCl कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। ठीक है, और इस तरह से जी मैम PPRs थैंक देकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देकर हम गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कंट्रोल कर लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस के हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज, GERD आपका, और नेक्स्ट नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया अगेन वही फीलिंग होती है, हार्ट बर्न वाली जो फीलिंग होती है, और जिसमें एपिगैस्ट्रिक पेन है, उसको कहते हैं डिस्पेप्सिया। नॉन अल्सर मतलब अल्सर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना पेशेंट को डिस्पेप्सिया वाली फीलिंग आ रही है, हार्ट बर्न हो रहा है।
अच्छा, फिर है स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग और ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रिनोमा मतलब कि ऐसा ट्यूमर जो कि गैस्ट्रिन की रिलीज ज्यादा करा रहा है, वो होगा गैस्ट्रिनोमा। और गैस्ट्रिन, मैंने अभी बताया कि गैस्ट्रिन वो हार्मोन है जो कि एचसीएल की सिक्रीशन ज्यादा कराता है। तो जब गैस्ट्रिन ज्यादा रिलीज होगा तो एसिड भी ज्यादा रिलीज होगा, इसलिए गैस्ट्रिनोमा की ट्रीटमेंट में हम पीपीआईज देते हैं। एक बात ये होगी। दूसरा, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग। जीआई की ये जो होता है ना आपके पास गर्ड, गर्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज की अगर हम कॉजेज देखें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होती है स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस की वजह से वो हो रहा है तब भी हम पीपीआईज देकर जो है वो इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाते हैं कि आपके पास ये एब्रीवेशन है, सॉरी निमोनिक है, भिंडी। और बी से विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि ये आपके उसको ऑल्टर करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को ऑल्टर करता है। पीपीआईज विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन को ऑल्टर करते हैं, इस वजह से विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर हेडिक हो सकता है उसके अलावा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जो है ना, इनहिबिटर्स होते हैं साइटोक्रोम P450 सिस्टम के। ये जब मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाए थे वहां पे हमने मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया था और हमने कहा था कि ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं लिवर में साइटोक्रोम P450 सिस्टम से। और फिर वहां पे मैंने बात की थी एंजाइम इंड्यूसर्स की भी और एंजाइम इनहिबिटर्स की भी। इंड्यूसर वो होते हैं जो कि उस एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे कि तुम और काम करो, और इनहिबिटर वो होंगे जो उसको इनहिबिट कर देंगे कि तुम काम मत करो। ठीक है। तो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स क्या है? ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम के इनहिबिटर है, उसको रोकेंगे कि तुम काम नहीं करो। जब वो उसे रोक देंगे तो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आपने इलेबोरेट कैसे करना होता है, या हम इसको क्यों पढ़ते हैं और हमने इसको क्यों रिलेट करना है कि अगर पेशेंट एक कोई और ड्रग्स भी साथ ले रहा है, जैसे हमारे तो कॉमन है कि एक पेशेंट को इतनी इतनी सारी डिजीजेस चल रही होती हैं, पेशेंट को हार्ट डिजीज भी है साथ में, हाइपरटेंशन भी है साथ में, गर्ड भी हो गया लेट सपोज। अब वो अगर कोई ऐसी ड्रग्स दे रहा है जिन्होंने लिवर से मेटाबोलाइज होना था, साथ में आप राइजिक दे रहे हैं, ओमेप्राजोल दे रहे हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये ड्रग जो है वो जाकर साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देगी, तो बाकी ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो उनकी फिर आपको डोजेज एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है ना उनका आप, या और जो कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं उनका याद कर लें कि वो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर हैं या इंड्यूसर हैं। सबकी याद ना भी करें क्योंकि इतना ज्यादा तो याद भी नहीं रहता, लेकिन ओमेप्राजोल या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका याद कर लें कि ये इनहिबिटर है साइटोक्रोम P450 सिस्टम का। और उसके अलावा नोजिया और डायरिया। ठीक हो गया। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स का जो आता है वो ये आता है कि क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, उसके अलावा ये एस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है, और उसके अलावा प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और इसकी मैनिफेस्टेशन फीमेल्स में गैलेक्टोरिया और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस की फॉर्म में होती है, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन ज्यादा होने की। और मेल्स में अगर ये हो जाए तो गायनिकोमेस्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि साइटोक्रोम P450 सिस्टम इनहिबिट होने की वजह से एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है। एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगी तो उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा और प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। और ये दोनों हार्मोन्स आपके पास एंड्रोजन्स हैं, आपके जो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये वो हैं। तो अब इसकी मैनिफेस्टेशन मेल्स में क्या होगी? गायनिकोमेस्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की फॉर्म में, और फीमेल्स में गैलेक्टोरिया और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस की फॉर्म में। ये बात समझ आ गई? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की कहानी समझ आ गई है सबको? यस मैम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो कि आपके पास प्रोटॉन पंप सॉरी एसिड पेप्टिक डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, वो है H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। अभी मैंने आपको ये जो सेल दिखाया था उसमें हमने देखा कि एक्सक्यूज मी अ, कुछ कह रहे हैं? मैम, आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का बताया ना कि वो एस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को मतलब डिस्टर्ब करेगा और फिर गायनेकोमेस्टिया और ये होगा।
लेकिन बुक पे ये चीज जो है ना, ये H2 रिसेप्टर्स के जो इनहिबिटर है ना, उसके लिए लिखी हुई है, प्रोटॉन पंप में नहीं लिखी हुई। उसमें डायरी और ये सब लिखा हुआ है। क्या दोनों में हो सकता है? अच्छा चलिए, मैं इसको दोबारा चेक कर लेती हूँ। तो ठीक है, मैं इसे दोबारा चेक कर लेती हूँ, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट था, हाँ मैं बता रही थी कि जैसे मैंने अभी बात की कि आपके जो है ना हिस्टामिन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है पैराइटल सेल्स के ऊपर, और ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमने उसके अगेंस्ट ड्रग बनाई है H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। पैराइटल सेल्स में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हिस्टामिन के, वो हैं H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। हिस्टामिन के टाइप्स हैं रिसेप्टर्स की, H1 H2 H3 H4, इस तरह रिसेप्टर्स है। उसकी डिफरेंट लोकेशन है बॉडी में, H1 कहीं और होते हैं, H2 कहीं और, 3 कहीं और, 4 कहीं। तो पैराइटल सेल्स पे जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो है H2 रिसेप्टर्स। अब हम क्या करेंगे कि H2 का एंटेगोनिस्ट हमने बनाया है कि ये जाके हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और हिस्टामिन के रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देगा। जब हिस्टामिन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो वो गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन को स्टिमुलेट भी नहीं कर पाएगा। रिसेप्टर ही एक्टिवेट नहीं हुआ तो फिर एसिड की सेक्रीशन तो नहीं होगी, ठीक है। और इस तरह से हम जो है ना अगेन गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, ठीक है। इसमें की एग्जांपल्स हैं आपके पास निज़ेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि इनका जो सफिक्स है वो सेम है, टिडीन 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 आ रहा है, ठीक है। इसमें से दो तीन नाम जो इजीली याद हो सके, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन बहुत कॉमनली यूज्ड है। और आपके पास इसकी फेमोटिडीन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है, निमोनिक भी है, निजा एन से, फैमिली एफ से फेमोटिडीन, रैन रैनिटिडीन और सिनेमा सिमेटिडीन। अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया कि इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन प्रोडक्शन स्पेशली एट नाइट बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर्स, ठीक है जी। नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं। फिर है आपके पास क्लिनिकल यूजेस इसके, H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट के आगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया और स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। उसके बाद इसके लिए जो आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि शुड बी एडमिनिस्टर्ड 30 मिनट्स बिफोर टेकिंग फूड बिकॉज फूड डिक्रीजेज इट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनको खाने से पहले लेना होता है। वैसे तो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स की भी यही इंस्ट्रक्शन होती है कि उसको भी खाने से पहले लेना होता है, आधा घंटा या घंटा पहले लेना होता है, ताकि उनकी अच्छी एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। दोनों ड्रग्स ऐसी हैं, पीपीआईज भी और H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट भी। सही हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड क्लास ऑफ ड्रग जो कि आपकी हेल्प करती है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कंट्रोल करने में, वो है एंट एसिड्स, ठीक है। तो एज एन नेम इंडिकेट्स ये एसिड्स के एंटी काम करेंगे, ठीक है, यानी एसिड्स के ऑपोजिट काम करेंगे। और ये होते क्या है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होते हैं कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर एसिड प्रोड्यूस हो भी तब भी जो है ना उसका इफेक्ट नहीं होता, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। सही हो गया। किस तरह से करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये है कि ये आपके पास वीक बेसेस होती हैं। तो जो आप केमिस्ट्री में एक बेसिक सा रिएक्शन पढ़ते थे कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में कोई गैस बनाते हैं। याद होगा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है प्लस वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही वाला रिएक्शन होता है स्टमक में, लेकिन हम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड और इतनी स्ट्रॉन्ग एल्कली नहीं देते कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उठा के दे दिया, बल्कि वीक बेसिस देते हैं दैट न्यूट्रलाइज stomach acid by reacting with protons in the lumen of the gut, ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और वो जो है ना आपकी HCl के साथ मिलता है और सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, और एज अ रिजल्ट जो है ना एसिड प्रोड्यूस हो भी तो उसका इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है। गर्ड वाले सिम्टम्स और वो कंट्रोल हो जाते हैं। मे ऑल्सो स्टिमुलेट प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है।
जो प्रोटेक्ट, क्योंकि देखो अल्सर जब होता है ना तो एसिड और रिलीज होगा, तो वो पहले ही अल्सर बना हुआ है, तो एसिड तो उसके ऊपर जो है ना वो जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागे का काम करेगा, मतलब उसको मजीद डिस्ट्रॉय करेगा। पहली अल्सर बना हुआ है उसके ऊपर एसिड आके, तो जब हम एसिड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं तो अल्टीमेटली गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है ना वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, ये इनो साशे जो होते हैं ये उसकी एक एग्जांपल है आपके पास। और इसमें एंटासिड जो है ना आपके कुछ सिस्टमिक भी होते हैं, कुछ नॉन सिस्टमिक एक्ट करते हैं। सिस्टमिक मतलब कि उनकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है, नॉन सिस्टमिक की इतनी नहीं होती, वो सिर्फ स्टमक के लेवल तक ही रहते हैं। तो सिस्टमिक में एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट की, जो कि ये आपको जो इनो साशे दिखाया ना उसमें जो प्रेजेंट है ये वाले एजेंट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट जो सॉल्ट्स हैं। ठीक हो गया, ये भी स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। और नॉन सिस्टेमिक में वीक बेसिस हैं आपकी हाइड्रोजन सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ गई? यहाँ तक समझ आई? जी। Yes. जी मैम। अच्छा, चले आगे चलते हैं। सिस्टेमिक का अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर, क्योंकि वो सॉल्ट्स हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्शन होता है एसिड का और सॉल्ट का तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो ब्लड में जाके कार्बोनिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। ये एक एडवर्स इफेक्ट हो गया आपके पास, और इस वजह से हम सिस्टेमिक वाली अवॉइड करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में और कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के पेशेंट। जो नॉन सिस्टेमिक है उनका फायदा ये है कि वो एल्कलोसिस नहीं कराते, क्योंकि जब एसिड और बेस का रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता बल्कि वाटर बनता है साथ में। ठीक है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस HCl एंड डू नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट आ गया एडवर्स इफेक्ट्स। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, हाँ इनकी ना ऑपोजिट एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज करता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एडवर्स इफेक्ट डायरिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्स्टिपेशन है। और एल्यूमिनियम मिनिमम डायरिया कॉज करता है और बेसिक इसका कॉन्स्टिपेशन वाला इफेक्ट है। और इसके अलावा जो एक सिस्टेमिक का एडवर्स इफेक्ट है आपके पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाला, वो साथ में ऐड करना है। ठीक है, ये थी एंटासिड्स की बात। एंटासिड्स का समझ आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स? सही है, अभी तक हम 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स डिस्कस कर चुके हैं एसिड पेप्टिक डिजीज के लिए और गर्ड के लिए। पहली थी क्लास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स थी आपके पास हाइड्रोजन H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो कि हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैं बेसिकली। और थर्ड क्लास ऑफ ड्रग हमने डिस्कस की दैट इज एंट एसिड्स, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक हो गया, अब लास्ट जो ड्रग है वो है इसकी सेकंड लास्ट, दैट इज सुक्रालफेट। ठीक है, ये क्या है? ये आपके पास म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है कि ये जब हम सुक्रालफेट देते हैं ये स्टमक पर जाकर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं, और एसिड अगर रिलीज हो भी तो ये उसका जो इफेक्ट आना होता है अल्सर के ऊपर उसको जो है ना वो आने नहीं देता, यानी अल्सर को एग्जैजरेट नहीं करता बल्कि प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है, जाके बिल्कुल एक लेयर सी बना देगा स्टमक के म्यूकोजा पर। ठीक है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट होता है बेसिकली। इट पॉलीमराइजेज इन द एसिड एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। जब हम इसको देते हैं सुक्रालफेट को, ये स्टमक में जाकर पॉलीमराइज हो जाता है। ठीक है, इसके पॉलीमर्स बनते हैं और वो पॉलीमर जो है ना वो अल्सर के साथ बाइंड करेंगे और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देंगे, बिल्कुल एक लेयर सी बिछा देंगे ओवर द अल्सर बेड्स। ठीक है,
तो जब एसिड सिक्रीशन होगी भी तो उसके अल्सर के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो गया, उसके ऊपर एक लेयर्स ही आ गई है सुक्राल्फेट के जो पॉलीमर्स बने थे उनकी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सुक्राल्फेट मस्ट बी टेकन 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, यानी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है, तो इसकी फ्रीक्वेंट डोजिंग हमें करनी पड़ती है, ज़्यादा डोज में हमें देना पड़ता है। ये बात समझ आइए या रिपीट कर दूं? और ये समझ में आने ठीक ये है। समझ इसकी इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसको इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स कम होते हैं, सुक्राल्फेट के इसके एडवर्स इफेक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि मासूम सी एक एजेंट है जिसने जाकर सिर्फ प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देनी है अल्सर के ऊपर, और एसिड को अटैक नहीं करने देना मजीद। अच्छा, लास्ट आपके पास आ गया इसमें मीसोप्रोस्टॉल। ठीक है। मीसोप्रोस्टॉल का भी, मीसोप्रोस्टॉल अगेन एक वो है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है, आपके पास म्यूकोजा को प्रोड्यूस करता है। और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि, अच्छा बेसिकली ये ना प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। ठीक है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे फंक्शन आपकी बॉडी में। ठीक है। यानी जो आपके स्मूथ मसल्स में जब जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, वो उनकी कंट्रैक्शन करा रहे होते हैं, और रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो वहाँ की पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो रहे हैं। आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो भी अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो रही होती हैं। ठीक है। अब स्टमक में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है ना, वो ये होता है कि वो एसिड की सिक्रीशन कराते हैं और म्यूकोजा, एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं और म्यूकोजा की प्रोटेक्शन कराते हैं। ठीक है। तो मीसोप्रोस्टॉल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह ही काम करता है। और ये क्या करता है, म्यूकोजा म्यूकोजा इंक्रीजेस म्यूकोजल प्रोटेक्शन एंड इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सेक्रेशन। म्यूकोजल प्रोटेक्शन किस तरह से करता है कि म्यूकस की प्रोटेक्शन ज्यादा करता है और एसिड की प्रोटेक्शन जो है ना वो कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको कहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में डिफरेंट जगह पे रिलीज होते हैं और इनका डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट काम है। जो स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं ना, वो म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह से? दो काम करते हैं। एक तो म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा करा देते हैं, और दूसरा एसिड की सिक्रीशन कम कर देते हैं। ये दो काम कराते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब मीसोप्रोस्टॉल आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, यानी ये प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही काम करता है। हमने इसको, लेकिन इसको अलग क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको खुद बनाया है, ये सिंथेटिक है, हमने इसको खुद लेबोरेटरी में बनाया है इस ड्रग को। ठीक है। लेकिन है ये क्या, बेसिकली इस केमिकल स्ट्रक्चर का क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, उसी प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही काम करती है। म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करती है, किस तरह कि म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा कराएगी और एसिड की सिक्रीशन कम कराएगी। देखो, जब म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना, तो म्यूकस इट सेल्फ प्रोटेक्टिव होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं म्यूकस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, और वो क्या करते हैं कि वो स्टमक को एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है जब म्यूकस ज्यादा सक्रीट होता है। ठीक है। तो मीसोप्रोस्टॉल यही काम करती है। इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अल्सर्स इन यूजर्स ऑफ एनसिड्स। जो लोग बहुत ज्यादा एनसिड, यानी कि आपकी जो पेन किलर्स होती हैं वो एनसिड्स होती हैं बेसिकली, अगर वो बहुत ज्यादा जो लोग लेते हैं उनमें गैस्ट्रिक अल्सर्स होने का खदशा होता है। ठीक है। तो एनसिड यूज करने की वजह से अगर पेशेंट को अल्सर्स हुए हैं तो हम मीसोप्रोस्टॉल दे सकते हैं। फिर इसकी भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, तो हमें इसको ज़्यादा डोजेस में देना पड़ता है, यानी 3 से 4 दफ़ा देना पड़ता है। और प्योरली टॉलरेटेड एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट होता है और डायरिया होता है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपके पास कोलोइडल बिस्मथ। कोलोइडल बिस्मथ भी उसी तरह से काम करती है कि ये म्यूकोजा के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है आपके पास कोलोइडल बिस्मथ।